दुनिया में जब भी कोई हथियार बनता है तो एक चीज़ तो तय है कि वो इंसानी जान का दुश्मन है। अब हथियार बनाने की अपनी अपनी मजबूरियां भी हैं। हर देश अपनी सरहद को, अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहता है और इसीलिए वो उन हथियारों को बनाता है, इसका इस्तेमाल करता है ताकि दुश्मनों का सामना किया जा सके, दुश्मनों को रोका जा सके। दुनिया में ऐसे न जाने कितने ख़तरनाक हथियार बने, लेकिन एक हथियार ऐसा है जिसे आज शायद बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे उसका नाम है और ये दुनिया का शायद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हथियार है, अगर आप बाकी बम की बात छोड़ दें तो। और पिछले कई सालों में, बल्कि कई दशकों में, शायद ये इकलौता ऐसा हथियार है जिससे लाखों लोगों की जान गई। हर साल कहते हैं कि कम से कम 1-2 लाख इस हथियार से मारे जाते हैं। जब इतने बड़े पैमाने पे इंसानी जान जा रही है इससे, तो जिसने इस हथियार को बनाया उसे खुद बाद में अफसोस हुआ और उसने कहा कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे बनाए इस हथियार से दुनिया में इस तरीके से लोगों की जान जाएगी। हथियार देश की सेना के लिए थी, देश की फ़ौज के लिए बनाया गया, लेकिन ये हथियार फ़ौज के हाथों से निकलकर आतंकवादियों का भी सबसे बेहतरीन खिलौना बन गया। कहते हैं दुनिया भर के जितने भी आतंकवादी हैं, यूनाइटेड नेशन की जो लिस्ट है आतंकवादियों की सूची, आतंकवादी संगठनों की, जितने भी ऐसे संगठन हैं, उन सभी संगठनों में अगर सबसे ज़्यादा कोई हथियार इस्तेमाल करता है तो वो यही हथियार है। कई देश की लड़ाई इसी हथियार के बलबूते पर लड़ी गई। एक देश तो ऐसा जिसने कि अपने झंडे में भी इस हथियार की तस्वीर लगा रखी है। मैं बात कर रहा हूँ AK-47 की, AK-47। AK-47 एक ऐसा हथियार जिसके बड़े ख़तरनाक असर हैं। मतलब आम आदमी के हाथ में हो तो ये तो गैर कानूनी है ही है, जेल भी हो जाएगी। आपको याद होगा संजय दत्त का केस। संजय दत्त के ऊपर मुंबई जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उस दौरान में अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों की बात आई थी और फिर छानबीन में ये पता चला था कि अबू सालेम संजय दत्त के घर पहुंचा और उसने संजय दत्त को 2 AK-56 राइफ़ल दी थी। मैं कहानी सुना रहा हूँ AK-47 की, लेकिन संजय दत्त के पास जो राइफ़ल थी वो थी AK-56, जो बाद में जिसके सबूत भी मिले, संजय दत्त को सज़ा भी हुई, 5 साल जेल भी काटा। तो एक AK सीरीज़ तब मशहूर हुआ था जब संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई थी। दुनिया में कहते हैं सबसे ज़्यादा जो AK-47 का इस्तेमाल किया किसी ने, तो वो आतंकवादी संगठन तालिबान है। तालिबान के हर हाथ में AK-47 था। अब ये AK-47 कैसे बना, किसने बनाया, क्यों इतना ख़ास है और इसके पीछे के इतिहास क्या है, कहानी क्या है, कोशिश करूँगा आपके सामने रखने की। बात तब की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इस विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले सोवियत संघ और जर्मनी के बीच में दोस्ती थी, लेकिन जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो 1941 में हिटलर की सेना ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया और दोनों की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। उस वक्त सोवियत संघ की रेड आर्मी में एक शख्स काम करता था जो टैंक मैकेनिक था और टैंक के साथ चला करता था। उस शख्स का नाम था मिखाइल क्लाशनिकोव। मिखाइल क्लाशनिकोव 17 भाई बहनों में एक था। बचपन गरीबी में कटी, लेकिन मशीनों के साथ खेलने का शौक़ था और मशीनों के साथ खेलते खेलते इसी शौक़ ने उसे सोवियत संघ की रेड आर्मी तक पहुंचा दिया। रेड आर्मी में वो भर्ती हुआ और फिर उसके बाद रेड आर्मी की आर्म्ड डिवीज़न टैंक डिपार्टमेंट में उसको शामिल किया गया और वो टैंक मैकेनिक के तौर पर काम करने लगा। तो टैंक मैकेनिक के तौर पर काम करने के लिए ज़रूरत ये भी थी कि आप जंग में जाएंगे, तो मिखाइल क्लाशनिकोव जंग का भी हिस्सा बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1941 में जब हिटलर की सेना ने सोवियत संघ के ऊपर चढ़ाई की, कहते हैं कि इस जंग में करीब 80 लाख से ज़्यादा, 80 लाख से ज़्यादा सोवियत संघ के सेना की मौत हो गई थी, जंग में मारे गए। और इसी जंग के दौरान जब टैंक लेकर मिखाइल क्लाशनिकोव पहुंचा जंग के मैदान में,
तो वहाँ पे भी दुश्मन के हमले में टैंक में आग लग गई और इस हमले में मिखाइल क्लाशनिकोव भी घायल हो गया। घायल होने के बाद उसे वापस लाया गया सोवियत संघ, वहाँ उसे अस्पताल में दाखिल किया गया। उसकी हालत ख़राब थी, उसका इलाज हुआ, धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस बीच में उस अस्पताल में और भी बहुत सारे सोवियत संघ के सैनिक भर्ती थे। तो अस्पताल में रहने के दौरान मिखाइल क्लाशनिकोव को कई सारे सोवियत सैनिकों ने बोला कि शायद हमारे इतने ज़्यादा लोग ना मारे जाते और हम शायद जंग में जीत भी जाते, हमें हथियारों ने धोखा दे दिया, हमारे पास हथियार नहीं है अच्छे। सोवियत संघ में एक तो ठंड बहुत, तापमान भी नीचे रहता है, तो कई बार ऐसा होता था जो उनके पास उस वक्त हथियार थे उनको बहुत सारे दस्ताने पहनने पड़ते थे ठंड से बचने के लिए। तो कई बार ट्रिगर नहीं दबता दस्तानों की वजह से, कई बार ऐसा होता ठंड की वजह से नाली जाम हो जाती बंदूक की और उसकी, तो उसकी वजह से ऐन वक्त पे धोखा मिलता। तो उनका कहना था कि हमारे पास अगर हथियार होता, और जब जब हथियार ने धोखा दिया हमारे लोगों की जान गई। ये बात मिखाइल क्लाशनिकोव को चुभ गई। उसे लगा कि वाकई अगर हमारे पास बेहतरीन हथियार हो तो हम शायद दुश्मन का मुकाबला कर सकते थे, और इस चीज़ ने उसके दिमाग में घर कर लिया। अस्पताल से आने के बाद अब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो फील्ड में जा सकता, लेकिन वहाँ की सेना ने, सोवियत संघ की, उसका सपोर्ट किया। क्योंकि उसे अनफिट करार दे दिया गया था अब टैंक के साथ बैटल ग्राउंड पे जाने के लिए, तो उसने बात की और उसने कहा कि वो कुछ हथियारों पे काम करेगा। क्योंकि वो आर्म्स डिवीज़न में था वहाँ पे, तो सैनिकों ने उसको सपोर्ट किया। उसके बाद वो हथियार बनाने के डिज़ाइन पर लग गया। 1947 में करीब 5 साल, 41 की बात है ये जब जंग हुई, 41 के आखिर में मिखाइल घायल हुआ, अस्पताल में रहा, घर गया, अनफिट हो गया, और इसके बाद उसने 5 साल लगाए अपने सैनिकों की बात सुनकर कि अगर हमारे पास बेहतरीन हथियार हो तो हम दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। उसने एक हथियार के डिज़ाइन पे काम करना शुरू किया। 5 साल लगे। 1947 में उसने एक डिज़ाइन तैयार किया। इस डिज़ाइन को सोवियत संघ में अवार्ड मिला। पसंद आ गया ये डिज़ाइन, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेना में इस हथियार को शामिल नहीं किया। 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद 1949 में सोवियत संघ ने मिखाइल के बनाए इस हथियार के डिज़ाइन को अप्रूवल दे दी, और बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद उन्होंने माना कि ये बेहतरीन है। तो 1949 में इसको अप्रूवल मिली। डिज़ाइन तैयार किया था 1947 में, और अप्रूवल देने के साथ साथ एक और काम किया सोवियत संघ ने। इस नए हथियार का नाम इसी मिखाइल क्लाशनिकोव के नाम पर रखा और पूरा नाम दिया AK-47। अब AK-47 क्या है? AK एप्टोमेट क्लाशनिकोव, ये इसका नाम था। क्लाशनिकोव मिखाइल का नाम लिया गया और एप्टोमेट साथ में जोड़ा गया, रशियन का एक वो है। तो AK एप्टोमेट क्लाशनिकोव, और 47 इसलिए क्योंकि 47 इस साल को दर्शाता है। 1947 में इस हथियार का पहले बार डिज़ाइन तैयार किया गया, और इसीलिए इस एप्टोमेट क्लाशनिकोव को AK-47 कहा गया, क्योंकि सन 47 में डिज़ाइन तैयार हुआ था। शुरुआत में सोवियत संघ ने इस हथियार को बाकी किसी देश और बाकी अपने ही यहाँ सारे लोगों को नहीं दिया, बल्कि लिमिटेड लोगों को दिया, इसलिए कि उसे लगा कि ये एक बेहतरीन हथियार है। एक सोवियत संघ की जो मौसम है, जो ठंड है, वहाँ ये बेहतरीन लोगों पे काम कर रहा था। उनको चाहे कितना भी ग्लव्स पहन लें, ट्रिगर बहुत इजी था। 2, इस AK-47 को चलाने के लिए आपको ज़्यादा रिहर्सल और प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं है, वो इतना इजी बनाया गया था डिज़ाइन। 3, वेट बेहद कम था, करीब 3.47, 3.5 किलो से भी कम इसका पूरा वज़न। और 4, जो सबसे ख़तरनाक इसको बनाया जिसने, वो ये कि 1 मिनट में, एक बस्ट में 100 फायर, मतलब एक बार आपने ट्रिगर दबाया और 1 मिनट के अंदर अंदर 100 गोलियाँ AK-47 से बाहर निकलती। इन चीज़ों ने इसे मशहूर कर दिया, और साथ में इसके अलावा इसकी एक और जो चीज़ आई वो थी वाटर प्रूफ, मतलब पानी के अंदर भी ले जाकर आप इससे फायर कर सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें थी जिसने
AK-47 को देखते ही देखते बेहद मशहूर कर दिया। 1949 में सोवियत संघ ने AK-47 को अपने सैनिकों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी और इसी के साथ मिखाइल क्लाशनिकोव को, जो अनफिट था, जिसको बैटल ग्राउंड पे जाने नहीं दिया जा रहा था, उसको कहा गया कि आप इस क्लाशनिकोव AK-47 को बनाएं और इसको बनाने के लिए वहाँ के एक इजेफ के एक प्लांट में बाकायदा नौकरी दे दी गई मिखाइल क्लाशनिकोव को कि आप यहाँ पे आकर AK-47 राइफ़ल बनाएं। आज भी 2020 में भी इजेफ के उस प्लांट में ये AK-47 राइफ़ल बनती है। जब AK-47 आया तब दुनिया में ये था कि इससे बेहतर और कौन था। तब इसकी तुलना, इसका मुकाबला सिर्फ एक ही और राइफ़ल से होती थी और वो थी M16, जो अमेरिका की थी। M16 को इसका सबसे नज़दीकी कॉम्पिटिटर बताया गया था, लेकिन दोनों की जब तुलना जब भी हुई तो फिर हमेशा ये हुआ कि नहीं, AK-47 ज़्यादा है, बेहतर है। अब यहाँ पे भी एक और चीज़ थी कि जो M16 बनाया, उसको बनाने के लिए मिखाइल क्लाशनिकोव को सोवियत संघ ने कोई पैसे नहीं दिए, नौकरी दी और ये कहा कि आप चूँकि सोवियत आर्म फोर्स के हिस्सा है, आप यहाँ पे आप हथियार बनाएं, लेकिन इस AK-47 को ईजाद करने, इसका डिज़ाइन तैयार करने, इसकी सारी चीज़ों को करने के लिए अलग से कभी कोई इनाम या पैसे नहीं दिए गए। जबकि जो M16 जिसने बनाया था उसका नाम है यूजीन स्टोनर। यूजीन स्टोनर एक अमेरिकी जिसने M16 राइफ़ल उस वक्त बनाई थी और AK-47 आने से पहले ये सबसे ज़्यादा कारगर और ख़तरनाक था। तो M16 बनाने वाले यूजीन स्टोनर को हर एक M16 बिकने पे पर डॉलर की रॉयल्टी मिलती थी। मतलब जितने भी हथियार का ऑर्डर आएगा वो जाएगा उसका $1 उसमें से, और वो करोड़पति बन गया। लेकिन M16 बनाने वाले का नाम दुनिया में उतना नहीं हुआ जितना मिखाइल क्लाशनिकोव का नाम हुआ AK-47 बनाकर, क्योंकि उसके साथ, उस हथियार के साथ क्लाशनिकोव जुड़ गया और AK-47 ने दुनिया में अपनी धाक जमा दी। कहते हैं कि जब इस हथियार का सबसे ख़तरनाक इस्तेमाल पहली बार 1949 में ये आया, लेकिन 1955 में, 49 के बाद 55 मतलब 6 साल के बाद वियतनाम की लड़ाई हुई और तब वियतनाम की लड़ाई में पहली बार AK-47 का कहर देखा गया। अमरीकियों के ख़िलाफ़ वियतनाम की तरफ से पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम और वियत कोंग गुरिल्ला ये लोग थे, इन्होंने ये लड़ाई लड़ी और सोवियत संघ ने तोहफे में AK-47 वियतनाम के इन लड़ाकों को दिया था मदद के तौर पर। और तब अमेरिकी M16 का इस्तेमाल कर रहे थे और पहली बार इधर AK-47 का इस्तेमाल हुआ और दोनों में तुलना की गई। पता चला बाजी जो है AK-47 ने मारी। AK-47 लगातार चलती रही और M16 कई बार धोखा दे गई। इसके बाद ये पूरी दुनिया में वियतनाम की लड़ाई के बाद AK-47 को एक मशहूरियत मिली और दुनिया को पहली बार पता चला कि एक AK-47 ऐसा है जो मतलब बहुत ही कारगर है दुश्मन पर हमला करने के लिए। धीरे धीरे जब मोज़ाम्बिक की लड़ाई हुई तो मोज़ाम्बिक ने भी AK-47 का इस्तेमाल किया और मोज़ाम्बिक ने तो अपने झंडे में बाकायदा AK-47 की तस्वीर लगा रखी है। उसके बाद दुनिया को सोवियत संघ ने AK-47 बेचना शुरू किया, लेकिन इस दौरान में इसकी कई बार नकल करके और इस सीरीज़ की दूसरे देशों ने भी, रोमानिया, बुल्गारिया, चीन, इन्होंने भी इसे बनाना शुरू किया। लेकिन AK-47 का इसके बाद सबसे ज़्यादा जब इस्तेमाल हुआ वो अफ़गानिस्तान में हुआ। जब सोवियत सेना अफ़गान से लौटी तो उन्होंने AK-47 मुजाहिदीनों के हाथों में छोड़ दिया। उधर CIA अमेरिकी खुफिया एजेंसी मुजाहिदीनों को सोवियत सेना के ख़िलाफ़ लड़ाने के लिए AK-47 दे रही थी। तो दोनों तरफ से AK-47 दोनों हाथों में अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीनों के हाथों में आ गई और उसके बाद उन्होंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया और फिर मुजाहिदीन से होते होते फिर बाद में ये तालिबान तक पहुँची और फिर तालिबान ने जो कहर मचाया। कहते हैं कि तालिबान इकलौता ऐसा संगठन है जिसने AK-47 का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। फिर AK-47 की इस कामयाबी के बाद इसकी बड़ी सीरीज़ शुरू हुई और बनी। AK-47 के बाद AKM, AK-74, AK-101, AK-103,
AK-105, AK-12, RPK, और अब इस AK सीरीज़ का सबसे ख़तरनाक हथियार वो आने वाला है, उसका नाम है AK-203। और AK-203 के साथ एक ख़ासियत अच्छी है, एक ख़ास बात कि सोवियत संघ के साथ भारत का एक समझौता हुआ रूस के साथ। सोवियत संघ तो अब रहा नहीं, और भारत में ही ये बनाया जाएगा। शायद कहते हैं कि अमेठी में एक इसकी फैक्ट्री डाली गई है, और भी कुछ जगहों पे होगी, लेकिन ये AK-203 जो अभी AK-47 से जो सफ़र शुरू हुआ, अब AK-203 तक पहुंच गया है और AK-203 भारत में बनाई जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है। दूसरा, फिर मिखाइल क्लाशनिकोव का क्या हुआ, जिन्होंने AK-47 बनाया। उन्होंने इसे खूब बनाया। पहली बार 2004 में 2004 में एक डिफेंस एक्सपो था दिल्ली में, प्रगति मैदान में। तो इकलौती ट्रिप है ये, पहली और आखिरी बार मिखाइल क्लाशनिकोव भारत आए, दिल्ली आए, और वहाँ उन्होंने एक दो जगह डिफेंस एक्सपो में देखा AK-47 के कुछ कम देशों ने नकल की थी, उससे नाराज़ भी हुए थे। उसके बाद दोबारा वो कभी भारत नहीं आए। सोवियत संघ ने तमाम देशों को AK-47 दिया। भारत की सेना और भारत के जो फोर्सेस हैं, वो AK-47 सोवियत संघ से कभी नहीं खरीदा गया। उसकी एक वजह थी कि कभी डील नहीं हुई, और दूसरा, एक जो AK-47 सोवियत संघ थे, उस वक्त उसकी कीमत थी करीब 28-29 हज़ार रुपये। उस वक्त थोड़ा सा, मतलब 28-29 हज़ार नहीं, जो उनकी करेंसी के हिसाब से। भारत ने पहली बार रोमानिया से लिया AK सीरीज़ का, और वो उनको करीब 5000 उनकी करेंसी के मुकाबले कम पड़ा। फिर उसके बाद बुल्गारिया से लिया। तो इन दोनों जगहों से लिया गया, लेकिन AK-47 कभी भारतीय सेना के हाथ में नहीं, बल्कि भारतीय सेना और जो पैरामिलिट्री अपनी फोर्सेज है, उनको इनालसा का लेकर दिया गया, जो एक राइफ़ल है ऑटोमेटिक, वो भी। तो इनालसा का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद AK की बाकी सीरीज़ आई, लेकिन सोवियत संघ से नहीं। यानी कि मिखाइल क्लाशनिकोव ने जो बनाई, जो उन्होंने डिज़ाइन किया, वो कभी हमने नहीं खरीदा। हाँ, हमारे पास जो हमारे आतंकवादी संगठन हैं, जो इन तमाम लोग कश्मीर घाटी में भी और बाकी जगह पे भी, उनमें से कई, इवन बिहार और यूपी के कुछ बाहुबलियों के पास भी AK-47 मिला, जो मिखाइल क्लाशनिकोव का बनाया हुआ था। बाद में 2004 के बाद, इस दौरान में रिटायर हो गए मिखाइल क्लाशनिकोव। फिर उन्होंने पढ़ाई की, हथियारों के ऊपर डॉक्टरी की, टेक्निकल साइंस में, और दुनिया के कई देशों में जाकर हथियारों के ऊपर लेक्चर दिया। दुनिया के बड़े बड़े देशों के बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में गए वो। कहते ये भी हैं कि AK-47 बनाते वक्त मिखाइल क्लाशनिकोव ने इतनी बार फायरिंग की थी टेस्टिंग के लिए, कि उसकी आवाज़ से उनके कानों की एक तरह से आवाज़ ही चली गई, उनको सुनाई कम देने लगा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उसकी फायरिंग करके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उस पर रिहर्सल किया था एक तरह का। 94 ईयर्स होने के बाद, 94 साल की लंबी ज़िंदगी जीने के बाद 2013 में मिखाइल क्लाशनिकोव की मौत हो गई। थोड़े बीमार थे, लेकिन 94 साल की उम्र थी, और उनकी मौत एक सामान्य मौत थी। मरने से पहले कुछ रिपोर्टर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, कुछ लेख भी लिखे थे, और जब उन्हें बताया गया कि किस तरीके से AK-47 पूरी दुनिया में आतंकियों का पसंदीदा हथियार बन चुका है, तो कहते हैं उन्हें बड़ा अफसोस हुआ था अपने इस आविष्कार पर। उन्होंने कहा था कि मैंने इसे अपनी देश की रक्षा के लिए बनाया था, न कि बेगुनाहों की जान लेने के लिए, पर मेरे हाथ में नहीं है कि अब मैं उन हथियारों को वापस उनके हाथों से ला सकूं। मेरा मकसद कुछ और था, लेकिन जिस तरीके से दूसरे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको बड़ी तकलीफ़ दे गया, और उन्हें इसको लेके बड़ा एक पछतावा भी था, एक सदमा भी था कि एक हथियार जो उन्होंने सोवियत संघ की सुरक्षा और रक्षा के लिए बनाई थी, वो कैसे इस वक्त पूरी दुनिया के आतंकवादी संगठनों का सबसे बड़ा और सबसे पसंदीदा हथियार बन चुका है। तालिबान के बारे में एक अघोषित रिपोर्ट ये है कि दुनिया में AK-47 का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो वो तालिबान है। जो जब मौत हुई मिखाइल क्लाशनिकोव की, तो उनका दर्जा और कद ऐसा था कि जिसके बाद सोवियत संघ को AK-47 जिसने दिया,
कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो भी गए थे उनके अंतिम संस्कार में और हिस्सा लिया और बहुत तारीफ़ की थी। तो ये कहानी थी AK-47 के जन्म की, कि कैसे एक सोवियत संघ को मजबूत बनाने के लिए एक शख्स ने सोचा और उसने हथियार बनाया, देश की रक्षा के लिए बनाया, लेकिन कैसे देखते ही देखते ये दुनिया के आतंकवादियों के हाथों का खिलौना बन गया। इसकी वजह जो मैं आपको वही जितने एक्सपर्ट से भी मैंने इस कहानी को सुनाने से पहले कुछ जानकारी लेने की कोशिश की, बात की थी, उसमें ये थी कि एक तो सबसे आसान है इसको चलाना, बाकी उस वक्त के हथियार में बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, सारी चीज़ें थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं, वेट में हल्का है। दूसरा ख़तरनाक ये है कि एक बस में 1 मिनट के अंदर 100 फायर करता है। तीसरा, इसके जो पुर्जे हैं वो इतने ज़्यादा वो नहीं है कि अगर कुछ ख़राब हो गया तो बहुत लंबा चौड़ा इसमें टाइम लगेगा और ख़र्चा है। डिज़ाइन इस तरीके से किया गया था कि बहुत ईजी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों ने मौत के इस सामान को दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। लेकिन जिस शख्स ने बनाया, आखिर में उसे बड़ा अफसोस था कि उसके बनाए हथियार का इस्तेमाल कैसे गलत हो रहा। हालांकि मैं यहाँ पे अगर ये कहूँ कि हथियार बनाना, हथियार किसी के हाथ में देना, ये शायद आसान काम है, लेकिन एक बार किसी के हाथ में हथियार आ गया और उसे खून लग गया तो फिर उससे वापस उस हथियार को छीनना और वापस लेना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो पता नहीं क्यों हम हथियार बनाते ही क्यों हैं। फिर बात आ जाती है वही सरहदों की हिफाजत की, सुरक्षा की, शांति की। लेकिन ये अजीब बात है कि शांति के लिए हथियार की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कहानी में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।